मुस्लिम यादव, उसको कहते हैं एमवाई को मुस्लिम यादव। मुस्लिम यादव समीकरण पिछले 36-37 वर्षों से चला आ रहा है और ना जाने आगे कब तक चलेगा। अब आगे अगर टूटेगा तो टूटेगा, भगवान जाने। वो व्यक्ति अब सुभाषितानी बोल रहे हैं, वो व्यक्ति उपदेश दे रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हमारी क्या कमजोरी थी, हमने कैसे लूटा, हमारी पार्टी ने कैसे लूटा, हमारी पार्टी कैसे परिवार की पार्टी बन गई। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को एक अदद राज्यसभा सीट मिल गया और ब्राह्मण होते हुए भी उनके एक अदद राज्यसभा सीट मिल गया। तो वो सुभाषितानी देने लगे, वो प्रवचन देने लगे। इस पर चर्चा नहीं हो रही है कि एक ही व्यक्ति के परिवार से पिता मुख्यमंत्री, पत्नी मुख्यमंत्री, बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दूसरा बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बेटी एमपी, तीसरी बेटी उम्मीदवार, समाजवाद नजर आ रहा है। और पत्रकार सवाल नहीं पूछ रहे, पत्रकार कह रहे अब और तब 76% पर भगवा लहरा गया, 110 करोड़ आबादी पर भगवा का कब्जा हो गया। अब क्या? अब जब ऐसी स्थिति है तब विचार करने की आवश्यकता हो गई है अपोजिशन की। तो क्या अपोजिशन आंतरिक विरोध को छोड़ करके इकट्ठा हो जाएगा? अरे तो इकट्ठा हो जाएगा, कौन इकट्ठा नहीं है? सभी इकट्ठा है। इकट्ठा होकर के भी देख लिया, आप कुछ नहीं उखाड़ सके। देशी भाषा में मैं कह रहा हूं, नहीं उखाड़ सकी। क्यों? क्योंकि आप समस्या की जड़ में जाना नहीं चाहते, आप ये चर्चा नहीं करना चाहते कि अपोजिशन की मूल समस्या क्या है, अपोजिशन अपनी साख खो क्यों रहा है, इस पर जाना नहीं चाहते। तो अब तब में फंसे हुए हैं। तो अब आपको भगवा से डर लग रहा है और भगवा के बहाने उस आबादी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हमें करनी थी, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, हमको फंक्शनल डेमोक्रेसी में तब्दील करना था, हमें इंक्लूसिव काम करना था, वो हमने किया नहीं। हमने तो समाज को जातियों में विभाजित किया, एक्सक्लूड किया, इंक्लूड किया, इसका खेल खेला 36-37 वर्षों तक। तब हाशिए पर खड़े हैं, अब आने की उम्मीद नहीं है। इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो चर्चा कर रहे हैं हिंदू ईवीएम और मुस्लिम ईवीएम, ताकि मुस्लिम को डराओ, मुस्लिम भाई बहनों को परेशान करो। मुस्लिम भाई बहन एकदम स्वतंत्र हैं, स्वच्छ हैं, बढ़िया से काम चल रहा है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। उन कट्टरपंथियों के लिए हैं, उन गुंडों के लिए हैं जो ऐसे प्रोफेसर के एजेंडे पर चल करके समाज में विश्वमन करते हैं। ऐसे तथाकथित प्रोफेसर और तथाकथित पत्रकारों के बहकावे में आ जाते हैं और अब तब के उलझन में पड़ जाते हैं। दूसरा एक और अब तब आ रहा है, आजकल वकील साहब बन गए हैं पत्रकार, और उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को आमंत्रित कर दिया, वही पीयर ग्रुप। और एक इतिहासज्ञ हैं, एक हिंदी के साहित्यकार हैं, कबीर वबीर की बात करते रहते हैं, लेकिन नफरत करते हैं वो संघ के विचारों से, नफरत। और जब वकील साहब उनको कहते हैं कि नहीं नफरत थोड़ा ये हो गया, विरोध करिए, बोला हाँ 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 ठीक है, मैं करेक्ट कर लेता हूं, मैं वापस कर लेता हूं, नफरत नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व उनका एजेंडा है, आप उससे सहमत हो असहमत हो, लेकिन वो 2016, 2020, 2024 में नहीं जीते हैं, वो अपने एजेंडे के प्रति जीते हैं। उनका एक पर्सपेक्टिव है, प्रोफेसर साहब सही कह रहे हैं कि उनका एक पर्सपेक्टिव है, और पर्सपेक्टिव है सांस्कृतिक जागरण का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। अब उसमें कह रहे हैं कि उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन उस डिबेट में जाना चाहते हैं, लेकिन उसके मूल में नहीं जाना चाहते हैं कि आखिर क्या बात है कि 110 करोड़ आबादी, अगर वो इन प्रोफेसर साहब की शब्दों में नफरत करने वाली विचारधारा है, तो 110 करोड़ की आबादी उसके पीछे खड़ी क्यों हो रही है? इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं विद्वान वकील के साथ बैठ करके, जो पत्रकार की भूमिका में करना चाहिए इस पर चर्चा कि आखिर क्या बात है कि 110 करोड़ की आबादी बहकावे में आ रही है। अगर बहकावे में आ जाएगी तो इतने लंबे समय तक बहकावे में रहेगी। 100 वर्ष हो गए हैं संघ को, 101वां वर्ष पूरा किया 2025 में, 1925 से लेकर आज तक में। और जिस विचारधारा, जिस पीयर ग्रुप के ये सज्जन बैठे हैं वहां पर, जिसकी जिसकी एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं ये दोनों प्रोफेसर महोदय, और एक तीसरी लेखिका है, वो तो और आगे बढ़ गई है, वो तो और आगे बढ़ गई। वो तो खैर उसी बिरादरी से आती हैं जिनको ये घुट्टी पिला दिया गया है।
तो ये दोनों प्रोफेसर मिलकर के ये कहने में लगे हुए हैं कि ये देखिए, ये जो है उनका एक पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव आपका भी था। 1925 में आपकी भी स्थापना हुई थी, आज डिसिमेट हो गए। आपके पर्सपेक्टिव को क्या हुआ? आप क्यों नहीं अपने पर्सपेक्टिव को 76% पर लागू कर सके? आप क्यों नहीं अपने पर्सपेक्टिव को 110 करोड़ की आबादी पर लागू कर सके? किसने रोका था आपको? आप तो कोई ब्लड बाथ नहीं कर रहे थे, आप कर रहे थे। क्यों? आपके पर्सपेक्टिव में खोट है। पावर कम्स विद द बैरल ऑफ गन, और आप चाहते हैं कि 110 करोड़ आपकी बात को मान ले। आप चाहते हैं कि 76% आबादी आपकी बात को मान ले। पर्सपेक्टिव तो है दोनों का ना, एक कह रहा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एक कह रहा है पावर कम्स बाय और विद द बैरल ऑफ गन। सत्ता जो है वो बंदूक की दुनाली से आती है, यह आपका पर्सपेक्टिव है। एंड यू थिंक दैट पीपल शुड अवॉइड योर पर्सपेक्टिव, फॉलो योर पर्सपेक्टिव। हाउ कम प्रोफेसर साहब? इस पर तो चर्चा करिए। और अब तक वाले पत्रकार इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं नहीं आना चाहता था, इस दलदल में उतरना नहीं चाहता था, लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया। और तब मुझे लगा कि नहीं, इनको काउंटर करना चाहिए और कैमरे पर करना चाहिए, और तब मैं ये काउंटर कर रहा हूं। ये अभी कह रहे हैं कि उनका पर्सपेक्टिव है वकील साहब के सामने, तो उनके पर्सपेक्टिव को जनता ने 100 वर्षों में स्वीकार किया। और आप खुद कह रहे हैं 76%, एक पत्रकार कह रहे हैं 76% ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवा लहरा गया 76% पे। तो आप भी 1925 में यात्रा शुरू किए थे। आप जो एक बचा खुचा स्टेट था उसको भी गवा दिया इस बार, एग्जैक्ट 100 साल के बाद खत्म हो गए, डेसिमेट हो गए पूरी तरह से। आपको खत्म किया किसने? सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों ने, या आपने खुद को खत्म किया? अब आप कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन पर कब्जा हो रहा है। अरे प्रोफेसर साहब, इंस्टीट्यूशन पर कब्जे की बात क्या कह रहे हैं आप? कैसे आपके मुखारबिंद से निकल रहा है? आपको अगर चर्चा करनी चाहिए थी तो आपको चर्चा करनी चाहिए थी बहरूल इस्लाम की। करते चर्चा और इस वकील साहब को पूछते कि श्रीमान बहरूल इस्लाम कौन थे? कौन थे बहरूल इस्लाम? वकील साहब और प्रोफेसर साहब पूछे बहरूल इस्लाम कौन थे? वो बहरूल इस्लाम जो हाई कोर्ट में जज रह करके रिटायर कर गए, रिटायरमेंट के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। उसके पहले हाई कोर्ट के जज के पहले वो राज्यसभा के सांसद थे, वहां से उठा करके हाई कोर्ट का जज बना दिया। हाई कोर्ट के जज बनते हुए वो रिटायर कर गए, रिटायरमेंट के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। 14, 15 या 1 महीने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री जो अब इस दुनिया में नहीं है, जगन्नाथ मिश्रा के समर्थन में एक वर्डिक्ट दिया। वर्डिक्ट देने के बाद इस्तीफा दिया और फिर वो लोग राज्यसभा पहुंच गए, लोकसभा पहुंच गए, फिर सांसद बन गए बहरूल इस्लाम। अब बताइए इंस्टीट्यूशन को किसने तोड़ा? अब चलिए, इमरजेंसी की बात मैं करना नहीं चाहता, मैं नहीं करना चाहता हूं इमरजेंसी की बात। वकील साहब को याद होगा, अभी वकील साहब के पीयर ग्रुप के थे वो व्यक्ति, तथा कथित रूप से इनके लेफ्ट इकोसिस्टम के थे, चंद्रचूड़ साहब, जो अपने ही पिता के 5 जज बेंच के वर्डिक्ट को 7 बेंच जज ने, लार्जर बेंच ने कहा कि वो गलत था। क्या गलत था? राइट टू कम टू राइट टू गेट द जस्टिस। जबलपुर कोर्ट बनाम, जबलपुर डीएम बनाम कोर्ट का मामला है ना आपके संज्ञान में, स्टेट ऑफ इंडिया है ना, या नहीं है? कहा कि राइट टू गेट द जस्टिस, इमरजेंसी लगी हुई है, यू डू नॉट हैव पावर टू गेट द जस्टिस। आपके न्याय पाने के अधिकार को सीज कर लिया गया है। प्रोफेसर साहब बैठ करके दलील दे रहे हैं वकील के साथ, इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय हो रहा है, इंस्टीट्यूशन खत्म हो रहा है। उसी इंस्टीट्यूशन से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे। अच्छा, ये प्रोफेसर साहब देखिए जुगाली कैसे कर रहे हैं, तर्क देखिए कैसे गुमराह करते हैं, कैसे इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है इनकी। एक वोट से तमिलनाडु में एक हार जीत हुई है, और एक वोट से इसके पहले भी हार जीत हुई है, एक वोट से सरकार भी गिरी है। तो एक वोट का ये सिग्निफिकेंस बता रहे हैं, और उस सिग्निफिकेंस को 27 लाख वोट जो अभी सस्पेंड है पश्चिम बंगाल में, उससे कोरिलेट कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये नहीं कह रहे हैं कि 91 लाख वोट कटे हैं।
एसआईआर शुद्धिकरण में। अगर ये 91 लाख वोट रह जाते तो क्या होता? 27 लाख आपकी बात जायज है, मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि नहीं, 27 लाख व्यक्तियों की जब तक फाइनल नहीं हो जाती है आप थोड़े दिन तक सस्पेंड रखिए। मैं आपके इस आर्गुमेंट से जायज, इसको कहते हैं ऑनेस्ट आर्गुमेंट करना। इफ यू रियली थिंक फॉर फंक्शनल डेमोक्रेसी देन आपको ऐसा बोलना चाहिए, एंड वी बिलीव इन फंक्शनल डेमोक्रेसी। देयरफॉर आई एम सेइंग कि मैं मानता हूं कि 27 लाख वोट जो है उनको भी करेक्ट करके कर देना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम 91 लाख जो वोट कटे, जिसके लिए स्वयं ममता बनर्जी खड़ी हो गई सुप्रीम कोर्ट में आकर के दलील देने लगी कि एसआईआर की प्रक्रिया को रोक दीजिए। अगर एसआईआर की प्रक्रिया रुक गई होती तो 51 लाख वोटर काम कर रहे होते, फिर क्या स्थिति होती? ये इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर नहीं बोल रहे हैं, चुप है। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इसको कहते हैं। ये वोट की महत्ता बताते हुए कि देखिए, एक वोट से एक व्यक्ति तमिलनाडु में चुनाव हार गया है, वो एमएलए नहीं बन पाया, तो एक वोट कितना महत्वपूर्ण है डेमोक्रेसी में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ये बहुत बड़ा राइट है आपके पास, बिल्कुल राइट है, और उसमें 27 लाख को आपने डिवाइड कर दिया है। ये नहीं होना चाहिए। मैं आपकी इस पूरे तर्क से सहमत हूं, और आपके इस तर्क के साथ में भारतीय जनता पार्टी की भी आलोचना करता हूं। लेकिन जरा यह तो सोचिए कि क्या वो 27 लाख अकेले ममता बनर्जी की थी? आप ऐसा क्यों मान रहे हैं? वो हो सकता है कि बीजेपी का भी हो, वो हो सकता है कि कांग्रेस का भी हो, वो हो सकता है लेफ्ट का भी हो। आप ये तर्क नहीं दे रहे हैं। आप इंटेलेक्चुअल कैसे डिसऑनेस्ट हैं ये स्पष्ट हो रहा है। क्या आप जनता को कैसे गुमराह कर रहे हैं, आप कैसे अफीम खिला रहे हैं, अफीम उनके मस्तिष्क में डाल रहे हैं, और एक बड़ी आबादी के मस्तिष्क में अफीम डाल रहे हैं कि देखिए वहां पर हैक हुआ है, वोट को हैक किया गया। राहुल गांधी के कैकोफनी को तैयार कर रहे हैं कि नहीं चोरी हुआ, चोरी हुआ, चोरी हुआ। आप ये नहीं कर रहे हैं कि 27 लाख वोट जो रुका है वो 27 लाख में से हो सकता है कि 5 लाख बीजेपी के भी हो, 5 लाख कांग्रेस के भी हो, 5 लाख वाम के भी हो, 5 लाख उनके भी हो, या हो सकता है मेजर संख्या टीएमसी की हो। ये मान करके प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं कि वो 27 लाख टीएमसी के थे। इनकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी देखिए।